नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश सिकरवार। आज का ब्लॉग मैं जम्मू कश्मीर पर केंद्रित रख रहा हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अंतिम राउंड का चुनाव भी 1 अक्टूबर को पूरा हो गया। हालांकि इसके आंकड़े अभी चुनाव आयोग ने घोषित नहीं किए हैं कि कितने प्रतिशत मतदान हुआ है, लेकिन मतदान जैसा कि 2 राउंडों का भी हो तो 60 से लेकर 62% के बीच रहा है। तो ये तय माना जा रहा है कि जिस तरह से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओं की भीड़ उमड़ी, निश्चित तौर पर यह तय माना जा रहा है कि मतदान किसी भी दशा में 60% से नीचे नहीं होगा। यानी कि 60% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। अब देखना ये होगा कि 8 अक्टूबर को जब वोटिंग मशीनें खोलेंगी तो यहाँ पर ये परीक्षण होगा कि आखिर जम्मू कश्मीर की जनता ने किसके पक्ष में अपना निर्णय सुनाया है। लेकिन जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो ये दर्शाने को काफ़ी हैं कि अब की बार फिर से जम्मू कश्मीर में किसी की सरकार बनती नहीं दिख रही, क्योंकि अलग अलग पॉकेट में जिस तरह से, जैसे कि जम्मू रीजन में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही मजबूती से चुनाव लड़ी है, वहीं घाटी में भारतीय जनता पार्टी ने निर्दलियों और तमाम ऐसे उम्मीदवारों को फाइनेंस किया जो कि ज़रा भी वोट काट सकते हैं। क्योंकि घाटी में आप लोग जानते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कोई भी जनाधार नहीं है। तो वहाँ वो चाहते थे कि घाटी में जो एनसीपी और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है तो उनके उम्मीदवारों को वोटों के विभाजन से झटका लगाया जाए। तो निश्चित तौर पर क्या कांग्रेस को गठबंधन करने में या उन गठबंधन की जल्दबाजी में तकलीफ हुई है? जैसे कि संकेत मिल रहे उससे ये स्पष्ट है कि निश्चित तौर पर कांग्रेस को एनसीपी के साथ गठबंधन करने में नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्योंकि अगर ये कांग्रेस यहाँ पर अलग होकर चुनाव लड़ती, अलग अलग चुनाव लड़ा जाता और बाद में किसी भी पार्टी से गठबंधन किया जाता तो संभवतः नतीजे को अलग आते। क्योंकि घाटी में तो एनसीपी मजबूती से लड़ती दिखी, लेकिन जम्मू कश्मीर में उसकी हालत पतली रही। इसी प्रकार कांग्रेस की भी कई सीटों पर जम्मू कश्मीर में अच्छी लड़ाई हुई, लेकिन चूँकि उनका गठबंधन एनसीपी से था और जो पार्टी धारा 370, 35 और अन्य जो तमाम तरह के सरकार कदम उठा रही उसके खिलाफत कर रहे थे, जो कि एक तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रमुख मुद्दा भी बना लिया था। तो कांग्रेस हर मीटिंग में उसकी सफाई देती फिरती थी कि वो नहीं है, जबकि अलग अलग अगर कांग्रेस चुनाव लड़ती तो संभवतः हो सकता था कि एनसीपी और कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बन जाती। अब देखना ये है कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी और शाह जिस प्रकार 3 दलों को टारगेट करते रहे और जम्मू कश्मीर की बेकदरी के लिए, यानी कि उसकी जो खराब व्यवस्था के लिए कोसते रहे, उसमें कांग्रेस का नाम तो प्रथम में है ही, लेकिन अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार को लेकर भी उन्हें टारगेट किया। तो यहाँ ये सवाल उठेगा कि अगर हंग असेंबली आती है तो क्या
मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं और पार्टी पर भी उनका ही होल्ड है, क्या वो इन परिवारवादी और भ्रष्टाचारी पार्टियों से कोई समझौता नहीं करेंगे? इस सवाल का जवाब मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा होगा देश में भी जिन लोगों पर भ्रष्टाचार के आरोप खुद प्रधानमंत्री ने लगाए, बाद में उन्हीं को अपने दल में लेकर यहाँ तक कि अपने सरकार का मुख्यमंत्री भी बना दिया, उप मुख्यमंत्री भी बना दिया और राज्यसभा का भी टिकट दे दिया। निश्चित तौर पर अजीत पवार और अशोक चौहान जैसे लोग, जिनको लेकर खुद प्रधानमंत्री ने इस तरह की बातें की थी, वो अपने बातों से फिरते हुए नजर आए थे। इसी प्रकार हरियाणा के नवीन जिंदल जो हिसार से लोकसभा सदस्य हैं, जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे तो यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उन्हें कोयला चोर बोलते थे, लेकिन आज वो उनके ही दल से सांसद हैं। लिहाजा ये सत्ता का खेल है और सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ कर सकती है, ये आपने अच्छी तरह महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और अन्य प्रांतों में आपने देखा होगा। दिल्ली में अगर वो जीत नहीं पाते तो वहाँ एलजी के सहारे विपक्ष की सरकार को टारगेट करते रहते हैं। इसी प्रकार बंगाल, झारखंड आज ऐसे राज्य हैं जिनकी सरकारों को अस्थिर करने के लिए वो निरंतर प्रयास करते हैं। कर्नाटक में भी केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण दांव ईडी के सहारे किया है। भूमि घोटाले के आरोप में अब ईडी की भी एंट्री कर्नाटक में हुई है और उन्होंने मुख्यमंत्री और उनके सालों और परिवारजनों के खिलाफ एक मामला दर्ज किया है। निश्चित तौर पर ये मामला 2 राज्यों के चुनाव मुकम्मल हो जाने के बाद 5 तारीख को हरियाणा में भी चुनाव मुकम्मल हो जाएंगे। इसके बाद महाराष्ट्र और झारखंड का भी नोटिफिकेशन होना है। संभवतः उसी चुनाव के दौरान कर्नाटक में मुख्यमंत्री के ऊपर रेड की जाएगी और हो सकता है कि उनकी गिरफ्तारी भी हो। अब देखना ये है कि 8 अक्टूबर को रिजल्ट क्या निकलता है। 8 अक्टूबर के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी, क्योंकि हो सकता है कि हरियाणा में जैसी की स्थित है वहाँ उसके पल्ले कुछ न लगे, क्योंकि जिस तरह से आम जनता का झुकाव एक पक्षी सा दिखाई देने लगा है, उससे ये तय माना जा रहा है कि कांग्रेस की यहाँ पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो निर्दलीयों और विभिन्न गठबंधनों के माध्यम से कांग्रेस को हराने का जो प्रयास किया है, वो कितना सफल होता है ये 8 अक्टूबर को पता लगेगा। क्या कांग्रेस को मामूली बहुमत तक पहुंचने दिया जाएगा या क्या होगा, ये सब आम जनता इसको तय करेगी। लेकिन जिस प्रकार राहुल गांधी ने लगातार 3 दिन वहाँ कैंप करके, कल भी वो वहाँ उनकी रैलियाँ और रोड शो होगा, क्योंकि कल चुनाव का आखिरी चुनाव प्रचार का दिन है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना तंबू साइनाना हरियाणा से समेट लिया है। ये जो महसूस कराने के लिए काफ़ी है कि शायद हरियाणा में भाजपा के लिए कुछ भी बचा नहीं है। लेकिन जैसा जम्मू कश्मीर में कहा, कांग्रेस की एक गलती ने राहुल गांधी उनसे मिलने गए, हालांकि उस समय गठबंधन नहीं हुआ था, लेकिन चूँकि उनके फारूक अब्दुल्ला के घर में चाय पीते हुए जो फ़ोटो वायरल हुआ, उससे ये तय हुआ और तभी से सवालों के घेरे में कांग्रेस और एनसीपी को बीजेपी ने लेना जारी कर दिया। और जो भी सवाल एनसीपी को लेकर उठाए गए,
तो निश्चित तौर पर वो कांग्रेस के लिए रक्षात्मक रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लोग आक्रामक होकर ये पूछते थे कि धारा 370 पर कांग्रेस का रुख क्या है, कांग्रेस को वापस लौटना पड़ता था और रक्षात्मक रूप से बोलना पड़ता था। वो संभवतः चुनाव में भी दिखाई देने वाला है। हालांकि अभी 8 अक्टूबर का नतीजा निकलेगा, उससे सभी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैं बात कर रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में तो कुछ है नहीं, जैसा लगता है, जैसा माहौल दिखाई देता है और जिस प्रकार से गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मैदान छोड़कर चले गए हैं हरियाणा से, उससे ऐसा महसूस हो रहा है कि संभवतः हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए करने कुछ बचा नहीं है। लेकिन जम्मू कश्मीर में चूँकि 5 सीटें जो एलजी हैं वहाँ के, अब चुनाव वो उपराज्यपाल हो गए, क्योंकि केंद्र से सत्ता संचालित होता है जम्मू कश्मीर, तो वहाँ पर 5 सीटें भी बहुत महत्वपूर्ण रखने वाली हैं। क्योंकि 5 सीटें जब हंग असेंबली होगी तो 5 सीटें वो जिस अधिकांश भारतीय जनता पार्टी की उसमें जाएंगी, क्योंकि एलजी जब उन्हें मनोनीत करेंगे तो निश्चित तौर पर वो किस ओर जाएंगी इसको बताने की आवश्यकता मेरे ख्याल से होनी नहीं चाहिए। इधर आज झारखंड में बड़ी रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री ने हजारों करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। तो निश्चित तौर पर और इसके एक दिन पूर्व उन्होंने महाराष्ट्र में रैली का आयोजन किया था। तो वह ऐसा महसूस करता है कि इन 5 तारीख को भी एक रैली होने जिसमें कि किसान सम्मान निधि किसानों के खाते में जाएगी और उसी दिन हरियाणा में चुनाव होने वाला है। तो ये तय माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के इन घोषणाओं शिलान्यास इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी शीघ्र चुनाव का ऐलान होगा और निश्चित तौर पर अब प्रधानमंत्री पूरे जोर से महाराष्ट्र और झारखंड बचाने के लिए उतरेंगे। हालांकि झारखंड में उनका कुछ है नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा भाजपा को आशा झारखंड से है। हालांकि महाराष्ट्र से उन्हें काफ़ी झटका लगा है, लेकिन कहते हैं जब तक कि चुनाव परिणाम न निकल जाए तब तक या मतदान न हो जाए तब तक आप ये तय नहीं मान सकते कि आखिर क्या होने वाला है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जहां जम्मू कश्मीर की मैंने ब्लॉग में बात की थी, कांग्रेस की एक गलती ने निश्चित तौर पर न सिर्फ अपनी पार्टी को बल्कि गठबंधन को भी खतरे में डाल दिया है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।